अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह हम कोई डिफरेंस इक्वेशन HDL के ऊपर मॉडल कर सकते हैं और उसका वेरिलॉग कोड जनरेट करके किस तरह हम उस सिस्टम को FPGA बोर्ड पर टेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली जितने भी DSP बेस्ड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो कोई फ़िल्टर डिज़ाइन हो, चाहे कुछ भी DSP बेस्ड सिस्टम हो, नॉर्मली उसकी कोई ना कोई डिफरेंस इक्वेशन होती है या उसका ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंस इक्वेशन हो तो किस तरह हम उसको HDL कोडर के ऊपर मॉडल कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर मैंने जो डिफरेंस इक्वेशन लिया है वो Fibonacci सीक्वेंस की ली है। तो ये Fibonacci सीक्वेंस की डिफरेंस इक्वेशन है। Fibonacci सीक्वेंस आपको पता होगा, ये ऐसा सीक्वेंस होता है कि जिसमें हर आने वाला न्यू नंबर लास्ट टू नंबर्स का सम होता है। तो अगर इस तरह हम सीक्वेंस जनरेट करें तो उस सीक्वेंस को Fibonacci सीक्वेंस कहते हैं और उसकी ये डिफरेंस इक्वेशन है और ये इसकी इनिशियल कंडीशंस है। तो Fn इज इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो nth टर्म है Fibonacci सीक्वेंस की वो इक्वल है सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स Fn-1 Fn-2 विद दीज इनिशियल कंडीशंस। अगर आप यहाँ पे इसको गूगल पर सर्च करें तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास Fibonacci सीक्वेंस आता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और 1 है। इनिशियल कंडीशंस 0 और 1 का सम करें तो नेक्स्ट डिजिट 1 आता है, फिर 1 और 1 का सम करें तो नेक्स्ट डिजिट 2 आएगा, 2 और 1 का सम करें तो नेक्स्ट डिजिट 3 आएगा, 3 और 2 का सम करें तो नेक्स्ट डिजिट 5 आएगा, 5 और 3 का सम करें तो 8 आएगा एंड सो ऑन। तो हर आने वाला जो नया डिजिट है वो लास्ट टू डिजिट के सम के इक्वल है। तो ये हमारे पास Fibonacci सीक्वेंस है और ये इसके कुछ स्टार्टिंग नंबर्स गिवन है 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस की डिफरेंस इक्वेशन ये है। अगर हम इस डिफरेंस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं सिमुलिंक के ऊपर या HDL कोडर को यूज़ करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो ये वाला होगा, ये सीक्वेंस जनरेट होगा और ये हमारी स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशंस है। तो इसी तरह हमारे पास कोई भी डिफरेंस इक्वेशन हो, अगर हमने इस डिफरेंस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया तो हम किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह सिमुलिंक के ऊपर इस डिफरेंस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं अपना सिमुलिंक मॉडल स्टार्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पर ब्लैंक मॉडल सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सिमुलिंक के अंदर ये सारी लाइब्रेरीज लोडेड होंगी। तो मुझे जो रिक्वायर्ड है वो HDL सपोर्टेड है, तो मैं जस्ट HDL सपोर्टेड लाइब्रेरीज को शो करता हूँ, बाकी सारी हाइड कर देता हूँ। तो जो हमारा मेन ब्लॉक है उसमें ये डिले ब्लॉक यूज़ होगा और ये ऐड का ब्लॉक यूज़ होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो nth टर्म है वो इक्वल है सम ऑफ टू प्रीवियस टर्म्स। तो अगर मैं nth टर्म टू टर्म्स का सम है Fn-1 और Fn-2, तो अज्यूम करें मेरे पास ये एडर ब्लॉक है और इसकी जो आउटपुट आएगी वो मेरे पास Fn होगी। बेसिकली यहाँ पर जो सिग्नल होगा ये Fn होगा
और इस ब्लॉक की फर्स्ट डिले ब्लॉक की जो आउटपुट होगी वो Fn-1 होगी। और यहाँ पर इसको मैं स्कोप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इस मॉडल को मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास आउटपुट आएगी इस ब्लॉक की वो Fn-2 होगी और Fn इक्वल है Fn+1 Fn-1 प्लस Fn-2। तो Fn हमारे पास इक्वल है समेशन ऑफ Fn-1 प्लस Fn-2। तो ये हमारे पास Fn-1 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसी तरह ये दूसरा समेशन ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Fn की अगर इक्वेशन हम लिखें तो वो इक्वल है Fn-1 प्लस Fn-2। अब हमने यहाँ पर अपनी इनिशियल कंडीशंस देनी है। F0 हमारे पास 0 है और F1 हमारे पास 1 है। अगर आप यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, ये 0th टर्म और ये फर्स्ट टर्म ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है, तो अब हमने सेकंड टर्म की जो हमारी फर्स्ट टर्म जनरेट होगी वो सेकंड टर्म होगी। तो अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करें तो ये हमारी Fn-2 वाली ये F0 बन जाएगा। यहाँ पे अगर n2 रखें तो F1 बन जाएगा। तो हमारा F1 बेसिकली Fn-1 पे हमारा F1 है, उस पर हम इनिशियल कंडीशन 1 रखेंगे। जब n की वैल्यू 2 होगी तो ये Fn-1 बन जाएगा और ये F0 बन जाएगा और F1 हमारे पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास है F1, इसकी इनिशियल कंडीशन 0 है, इसको मैं 1 कर रहा हूँ। ये Fn-2 है, इसकी इनिशियल कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने ये जो डिफरेंस इक्वेशन है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट अब हम ये करेंगे कि जो ये एडर ब्लॉक है इसकी आउटपुट को मैं 32 बिट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मेरे पास जो फिबोनाची सीक्वेंस का नंबर है वो मैक्सिमम 32 बिट का हो सकता है। आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर 20 रखेंगे तो 20 बिट का जनरेट होगा मैक्सिमम नंबर, 30 रखेंगे तो 30 बिट तक का हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 32 रख दिया और अब मैं इसकी जो सेटअप कमांड के थ्रू जो सेटिंग्स हैं वो कर लेता हूँ इस सिमुलिंक मॉडल की। तो ये सेटिंग्स भी हो गई इसकी। अब अगर मैं इसकी डिस्प्लेस में वो डाटा टाइप पहले से सिलेक्टेड है, इसको मैं अब रन करता हूँ। तो यहाँ पे भी आप इसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अब आउटपुट आपने कहाँ से लेनी है, आउटपुट आप ये स्कोप का ब्लॉक यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आउटपुट लेंगे तो फर्स्ट आउटपुट आपकी 0 आएगी, सेकंड ये वाली इनिशियल कंडीशन 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इनका सम आएगा। तो मैं यहीं पे आउटपुट ले रहा हूँ। अदरवाइज़ ये आउटपुट ब्लॉक आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आउटपुट कनेक्ट कर रहा हूँ Fn-2 पे, ताकि पहली मेरी जो आउटपुट आए वो 0 आए इसकी इनिशियल कंडीशन, फिर जो दूसरी आउटपुट आए 1 आए, फिर जो तीसरी आए वो इन दोनों का सम हो एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इसको सिग्नल को लॉक कर लेता हूँ। और अगर अब आप इसको देखें ये जो इसका फंडामेंटल स्टेप साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, तो उसको मैं कुछ कम कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.25। ओके, अब आप देख सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। तो फर्स्ट आउटपुट हमारी ये 0, फिर 1,
ये पहले इनिशियल कंडीशन 0 आई, फिर 1 आई, फिर 0 और 1 का सम दोबारा 1 आया यहाँ पे। इस वजह से 1 का ये बॉक्स बड़ा लग रहा है आपको कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 3 5, 5 + 8 13। और अगर ये इसको मैं डेसिमल में अनसाइंड वैल्यू शो करूँ इसको, तो ये 5 + 8 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हर आने वाला जो नेक्स्ट डिजिट है वो लास्ट 2 डिजिट का सम है। और यही पैटर्न आप जहाँ तक मर्जी इसको जनरेट कर लें, यही रिज़ल्ट वेरीफाई होता रहेगा। ओके, तो अब अगर ये हमने इस डिफरेंस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया, अब इसको अगर मैं FPGA बोर्ड पर टेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो FPGA बोर्ड का जो क्लॉक सिग्नल है वो मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं इसको डायरेक्टली FPGA पे इम्प्लीमेंट करूँ तो FPGA बोर्ड पे जो क्लॉक सिग्नल अवेलेबल है वो 10 नैनोसेकंड का है, उसकी टाइम पीरियड। तो ये हर सीक्वेंस आउटपुट पे अगर चाहे मैं 7 सेगमेंट लगा लूँ, चाहे LEDs लगा लूँ, तो हर सीक्वेंस सिर्फ 10 नैनोसेकंड तक डिस्प्ले में रहेगा। तो 10 नैनोसेकंड इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि हम उस टाइम इंटरवल में कोई चीज़ भी ऑब्ज़र्व नहीं कर सकेंगे। तो इस सीक्वेंस को मुझे स्लो करने की ज़रूरत है। तो उसके मेथड मैंने बताया था कि हम एक स्टेट मशीन ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको पहले सब सिस्टम में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसका नेम लिख देता हूँ 518G सीक्वेंस। और जो ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं या डिले ब्लॉक हैं, इनकी जो इनेबल पोर्ट है उसको मैं शो कर लेता हूँ। इसकी भी इनेबल और इसकी भी इनेबल। और एक इनपुट पोर्ट बना लेता हूँ इनेबल के नाम से। और इस इनपुट पोर्ट पे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर जो हमने स्टेट मशीन डिज़ाइन की थी, ये वाली, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये स्टेट मशीन आपको पता है ये आफ्टर एवरी 1 सेकेंड पल्स को जनरेट करेगी और उसकी ड्यूरेशन 1 क्लॉक साइकिल होगी। तो 1 क्लॉक साइकिल की पल्स यहाँ पे हमें मिलेगी। तो आफ्टर एवरी 1 सेकेंड ये पूरा जो सिस्टम है ये इनेबल होगा। तो जब ये इनेबल होगा तो ये आफ्टर एवरी 1 सेकेंड ये अपनी आउटपुट को अपडेट करेगा, जिसको हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक का मैं नेम चेंज कर देता हूँ सब सिस्टम का, 518G सीक्वेंस डिफरेंस इक्वेशन। इवन कि अगर अभी आप इसको सिमुलेट करें तो पहले आपने नोट किया था कि ये आफ्टर एवरी 0.2 सेकेंड आउटपुट चेंज हो रही थी, 0.25। तो अब क्योंकि ये पल्स 1 सेकेंड के बाद ये पल्स आएगी, तो अब ये वैल्यूज़ 1 सेकेंड के बाद अपडेट होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो अभी अगर आप नोट करें तो हमारा आउटपुट जो सीक्वेंस है वो अपडेट नहीं हो रहा और इस पल्स की जो ड्यूरेशन है वो भी 0.25 सेकेंड है। एक्चुअल FPGA बोर्ड जितनी हमारी क्लॉक की ड्यूरेशन होगी उतनी इस पल्स की ड्यूरेशन होगी। तो ये पल्स 10 नैनोसेकंड की होगी ऑन एक्चुअल हार्डवेयर, लेकिन क्योंकि अभी हमने क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो 0.25 सेकेंड रखा हुआ है,
इस वजह से जो हमारा इनेबल सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी ड्यूरेशन भी 0.25 सेकेंड है। अब ये इसमें जो सीक्वेंस है वो इस वजह से अपडेट नहीं हो रहा कि ये इनेबल सिग्नल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हर इनेबल इनपुट आने के बाद ये काउंट जो 5-on-HU सीक्वेंस है वो अपडेट कर रहा है। तो इनेबल को ज़रा ज़्यादा इसको बेहतर बनाने के लिए अगर मैं थोड़ा सा अपना क्लॉक सिग्नल बढ़ाऊँ और उसका टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड कर दूँ। 1 मिलीसेकंड का मतलब है कि अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि FPGA पोर्ट का जो क्लॉक सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है। तो अभी अगर मैं इसको सिमुलेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर एवरी 1 सेकंड मेरे पास ये पल्स आ रही है और ये 1 मिलीसेकंड की ड्यूरेशन की है। तो आफ्टर एवरी 1 सेकंड 5-on-HU सीक्वेंस अपडेट हो रहा है एंड सो ऑन। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आफ्टर एवरी 1 सेकंड हमारा 5-on-HU सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर आ रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो स्टेट मशीन है ये आफ्टर एवरी 1 सेकंड हमें एक इनेबल पल्स दे रही है। इसका नेम भी बेशक आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट काम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो 5-on-HU सीक्वेंस है ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर आए। तो उसके लिए लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कंट्रोलर डिज़ाइन किया था। और वो ये था। अब मैं इसको ब्लॉक को डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ। कि इसमें से ये वाला ब्लॉक इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर पर और ये ब्लॉक डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये 5-on-HU सीक्वेंस ये 32 बिट का नंबर है। तो हमें बाइनरी टू BCD कन्वर्टर की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इनपुट नंबर मेरा 32 बिट का है, और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि अगर मेरा इनपुट नंबर 32 बिट का हो तो उसमें BCD डिजिट्स कितने आएंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हमारे पास 32 बिट का इनपुट नंबर हो तो उसमें मैक्सिमम 10 BCD नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो 7 सेगमेंट्स अवेलेबल हैं, अब 10 BCD नंबर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें 10 7 सेगमेंट्स चाहिए होंगे। तो लेकिन हमारे पास जो 7 सेगमेंट्स अवेलेबल हैं FPGA बोर्ड के ऊपर वो 8 7 सेगमेंट्स हैं। इट मीन्स कि हम 8 BCD नंबर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और 8 BCD नंबर्स की जो मैक्सिमम है वो सब पे अगर 99 आए तो हम इट मीन्स कि मैक्सिमम नंबर जो डिस्प्ले करवा सकते हैं वो 8 टाइम 9 है। तो ये मैक्सिमम नंबर है जो हम BCD फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर मैं ये फाइंड करूँ कि इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितनी बाइनरी बिट्स चाहिए होंगी, तो वो ये 26 है, 26 बिट्स, और यहाँ पर ये 8 BCD नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 8 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये 27 कि मैक्सिमम जो हमारा BCD नंबर 7 सेगमेंट्स पे आ सकता है वो ये है। और इस BCD और ये 8 BCD डिजिट्स हैं, और मैक्स हर डिजिट BCD 9 का है। तो ये अगर बाइनरी वैल्यू लें तो ये 27 बिट्स के साथ जनरेट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे 27 सेट कर दिया, यहाँ पे 8 सेट कर दिया, और दूसरा बेशक आप यहाँ पर भी 27 कर दें, क्योंकि 32 भी रहने दें तो उससे भी कोई कोड में एरर नहीं आएगा। लेकिन बेहतर है कि हम अपने जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं
हमें बिट्स हैं वो पता हों कि कितनी बिट्स हम जनरेट कर सकते हैं, कितनी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर मेरे पास 27 बिट का फाइबोनेची सीक्वेंस का कोई नंबर आएगा तो उसको मैं 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने पहले 32 बिट का नंबर यहाँ पे जनरेट कर रहा था, तो अब मैंने उसकी भी विड्थ 27 कर दी है। और यहाँ पे अपना बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर के अंदर भी सेटिंग कर दी है कि इनपुट विड्थ मैक्सिमम 27 की आ सकती है और उसमें 8 बीसीडी नंबर आएंगे, तो ये मैंने सेट कर दिया है। और इसके बाद जो और सेटिंग मुझे करनी है वो ये है, मैं चाहता हूँ कि सारे जो डीपी पॉइंट्स हैं वो ऑफ रहें, तो मैं सब पे 1 अप्लाई करूँगा। सब पे 1 अप्लाई करने का मतलब है कि 255 वैल्यू। तो ये डीपी ऑन ऑफ सब पे अगर 8 डीपी पॉइंट्स हैं, सब पे अगर 1 सेंड करें तो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। और सारे जो 7 सेगमेंट्स हैं उनको मैं ऑन रखना चाह रहा हूँ। तो इट मीन्स मैं हर 7 सेगमेंट पे उसको 0 रखूँगा तो वो ऑन हो जाएगा। तो ये एस ऑन कंट्रोल वर्ड, इसको मैं वैल्यू 0 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी 0 कर देता हूँ। तो ये सेटिंग्स कर दी, बाकी अब हमें कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, तो अब ये हमारा डिस्प्ले का ब्लॉक है, ये रेडी हो चुका है फाइबोनेची सीक्वेंस को डिस्प्ले करने के लिए। आखिरी सेटिंग जो मैंने ये करनी है वो ये है कि कोड जनरेट करने से पहले यहाँ पे जो एक्चुअल मेरे पास क्लॉक सिग्नल है उसका जो टाइम पीरियड बनता है वो यहाँ पे सेट करना है। और अब इस पूरे सिस्टम को मैं सब सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसका नाम लिख देता हूँ जी फाइबोनेची सीक्वेंस HDL। अब आप ये बात याद रखें कि हमारा जो एक्चुअल डिफरेंस इक्वेशन है वो इस सिस्टम के अंदर है, फाइबोनेची सीक्वेंस डिफरेंस इक्वेशन। ये जो स्टेट मशीन का ब्लॉक है ये 1 सेकंड की पल्स जनरेट करता है ताकि हमारा जो हर सीक्वेंस है या हर नंबर है फाइबोनेची सीक्वेंस का हर नंबर वो 1 सेकंड तक डिस्प्ले में रहे। और ये जो ब्लॉक है ये बाइनरी डाटा एक्सेप्ट करेगा, जो फाइबोनेची सीक्वेंस का बाइनरी नंबर जो आउटपुट पे आ रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले करवा देगा। और अगर मैं इसको अब थोड़ा सा रन करके देख लूँ क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि अब मैंने सैम्पल टाइम बहुत छोटा कर दिया है, इस वजह से अगर मैं इसको पूरा सिमुलेट करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जस्ट मैंने यही चेक करना था क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो अब इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेटिस्फाई है, सिमुलेशन हो रही है इसकी। अब यहाँ पे देखें ये 27 बिट का नंबर आ गया आउटपुट पे। ये 27 बिट हमारे पास इन बाइनरी इनपुट डाटा है और ये 32 बिट का BCD वैल्यू है एंड सो ऑन। हर सिग्नल पे उसकी बिट की जो विड्थ है वो गिवन है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है। अब हमने चेक करना है क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो आप चेक HDL की कमांड यूज़ करेंगे और बल्कि आपने कमांड में इस ब्लॉक का नाम भी एंटर करना था। तो इसमें मैं क्योंकि इसमें
हम सिर्फ इस ब्लॉक के कोड को जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ये जो ज़ीरो डिस्प्ले में आ रहा है वो इस वजह से, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं दोबारा इसको करता हूँ, ये x = 0 इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ। अब अगर आप चेक करें तो ये 0 नहीं आएगा। ओके, अब मैं इसको मेक HTML करता हूँ। ओके, अभी हमने कुछ चेंजेस मज़ीद करनी थी। ये VHDL कोड जनरेट हुआ है, तो हमने जो कोड जनरेट करना था वो वेरीलॉग था, तो उसके लिए हमें यहाँ पर HDL कोडर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेटिंग्स में ये VHDL को वेरीलॉग और यहाँ पे सेंड ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट, उसको मैं कर दूँगा। और इसमें ये पूरा फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा से मैं कोड जनरेट करूँगा। तो ये सारे ब्लॉक्स 7 सेगमेंट कंट्रोलर के लिए, 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर के लिए। इसमें जो हमारा न्यू ब्लॉक है वो 5/1 सीक्वेंस HDL या 5/1 सीक्वेंस डिफरेंस इक्वेशन है। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारी डिफरेंस इक्वेशन है। और ये उसका HDL टॉप लेवल मॉडल का कोड है जिसमें सारे सब सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं। ओके जी, तो हमारा अब कोड जनरेट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि इस कोड को सिंथेसाइज करना है Xilinx Vivado के ऊपर। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई HTML फाइल्स हैं तो हैं हमारे पास, जो हमने जनरेट की हैं अभी। ये सारी हमारी वेरीलॉग कोडिंग की फाइल्स हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ऐड फाइल्स करता हूँ, इन सब को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। आगे डिवाइस नंबर एंटर करना है मैंने, FPG बोर्ड का ये है डिवाइस नंबर, नेक्स्ट, और ये फिनिश। तो अब मैं इसको सबसे पहले सिंथेसाइज करके चेक करता हूँ क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। रन सिंथेसिस।
अगर अब आप इनपुट और आउटपुट्स को नोट करें, ये सिंथेसिस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इट मीन्स कि जो कोड जनरेट हुए हैं जितने भी, किसी में कोई एरर नहीं है। तो अगर आप आउटपुट्स को नोट करें तो एक क्लॉक आउटपुट है, एक रीसेट है, क्लॉक इनेबल है। ये तो डिफ़ॉल्ट है, आपको पता है। जो भी सिक्वेंशियल सर्किट हम जिसका भी एचडीएल कोड जनरेट करेंगे उसमें ये 3 इनपुट्स लाजमी होंगे, क्लॉक, रीसेट, क्लॉक इनेबल, और एक आउटपुट मस्ट है सी आउट, क्लॉक इनेबल को शो करने के लिए। बाकी ये इन एनालॉग कंट्रोल, एएन कंट्रोल है 7 सेगमेंट्स की। ये सेगमेंट A to G की आउटपुट पिन है और डीपी आउटपुट है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्यूटोरियल नंबर 4 में जो XDC फाइल यूज़ की थी हमने, उसी को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये सारी हमने पिन्स वहाँ पे डिफ़ाइन की थी। तो मैं यहाँ पे ऐड सोर्सेज, ऐड और कंस्ट्रेंट, माई XDC, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंस्ट्रेंट फाइल माई XDC। तो ये देखें, अब ये काउंट वैल्यू, ये लास्ट वाली फाइल मैंने यूज़ की है। तो क्लॉक सिग्नल वैसे के वैसे डिफ़ाइन हो गया, डायरेक्शन उसमें नहीं थी तो मैं डायरेक्शन ख़त्म कर देता हूँ। क्लॉक इनेबल भी वही है, सी आउट भी उसी पिन पे है, और सेगमेंट A to G भी पहले वाले कनेक्टेड हैं, डीपी आउट भी कनेक्टेड है, एएन वाला भी कनेक्टेड है, रीसेट भी कनेक्ट हो गया, और इन एलईडीज़ की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे ये पिन्स की भी असाइनमेंट होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसके मैनुअल से शो करूँ कि मैंने पिन्स को कहाँ पर कनेक्ट किया है, तो ये वाला जो पुश बटन है ये रीसेट है। ये जो लास्ट वाला बटन है ऑन ऑफ, ये मेरा क्लॉक इनेबल है, और इसके सामने वाली एलईडी वो CE आउट है। क्लॉक इंटरनल होता है, वो इंटरनली क्लॉक के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये सारे 7 सेगमेंट्स यहाँ पे मेरा फाइबोनाची सीक्वेंस जनरेट होगा, और वो नंबर्स यहाँ पे आएंगे, और हर फाइबोनाची सीक्वेंस 1 सेकंड तक डिस्प्ले में रहेगा। तो ये मैंने पिन्स की असाइनमेंट की है यहाँ पर। ओके, अब मैं इसको दोबारा से इसकी बिट स्ट्रीम को जनरेट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बिट स्ट्रीम जनरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बिट स्ट्रीम हमारे सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि मैं अपना FPGA बोर्ड कनेक्ट करूँगा और इस बिट स्ट्रीम फाइल को उस पर अपलोड कर दूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करूँगा। दूसरा, अगर आप स्कीमेटिक देखना चाहें कि कौन सी स्कीमेटिक डायग्राम जनरेट हुई है, तो आप यहाँ से स्कीमेटिक से व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी स्कीमेटिक डायग्राम है। क्लॉक इनेबल और रीसेट ये हमारी डिफ़ॉल्ट इनपुट्स हैं इस सिस्टम में, और कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है। AN, DP और सेगमेंट, ये 7 सेगमेंट के आउटपुट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और ये CE आउट एक क्लॉक इनेबल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और ये हमारा डिफरेंस इक्वेशन का ब्लॉक है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ये इसमें रजिस्टर्स आ रहे हैं, ये एडर आ रहा है, एंड गेट आ रहा है, मक्सीज आ रहे हैं, एंड सो ऑन। ये काफ़ी इसकी इंटरनल अपनी लॉजिक है। ओके जी, तो नेक्स्ट मैं बिट स्ट्रीम जनरेट हो चुकी है, तो मैं अपना FPGA बोर्ड के साथ कनेक्ट करूँगा और इस बिट स्ट्रीम फाइल को उस पर अपलोड करके अलग से वीडियो बना के उसको अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।